सुप्रीम कोर्ट ने अब सुशांत सिंह राजपूत का मामला सीबीआई के हाथ में सौंप दिया है। जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र सरकार की इसमें काफी किरकिरी हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुंबई पुलिस की जांच में किसी भी तरीके से फिलहाल कोई दोष नहीं निकाल सकते, कोई गलत जांच हुई है यह भी नहीं कह सकते। लेकिन इस फैसले के बाद में राजनीतिक मामला थोड़ा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। कारण यह कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के जरिए उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि अब महाराष्ट्र सरकार भी खतरे में है। अब संबित पात्रा ने ये क्यों ट्वीट किया है ये तो उन्होंने अपने ट्वीट में साफ शब्दों में नहीं कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक सुगबुगाहट जरूर नजर आती है। अब इसके पीछे क्या हो सकता है? तो संबित पात्रा के ट्वीट के कुछ ही मिनटों पहले दरअसल पार्थ पवार, शरद पवार के पोते, उन्होंने एक ट्वीट किया था। अजीत पवार के बेटे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार ने सत्यमेव जयते ये एक ट्वीट किया था। अब ये ट्वीट देखने में तो काफी सामान्य सा ट्वीट लगता है, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी यह है कि पार्थ पवार ने कुछ दिनों पहले इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग की थी। उसके बाद शरद पवार ने उनको डांटा था और कहा था कि पार्थ पवार को वो सीरियसली नहीं लेते और वो जो कहते हैं उसको कोई अहमियत नहीं देते। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि पार्थ पवार ये अभी बच्चे हैं और उन्हें इस बात को समझने में काफी वक्त लगेगा। कुल मिलाकर शरद पवार का यह कहना था कि पार्थ पवार पार्टी के मामलों में ज्यादा अहमियत नहीं रखते, लेकिन उसके बावजूद अब पार्थ पवार ये ट्वीट कर रहे हैं कि सत्यमेव जयते। इसको सीधे सीधे इस पूरे फैसले से जोड़ा जा रहा है। माना जा रहा है कि एनसीपी के अंदर, एनसीपी के भीतर इस पूरे मामले को लेकर, सिर्फ इस पूरे मामले को लेकर नहीं, लेकिन कुल मिलाकर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सरकार को लेकर काफी चहल पहल चल रही है। पवार परिवार के भीतर ही यह चहल पहल चलने की वजह से सरकार कितनी स्थिर है उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सबको पता ही है कि इतिहास, शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने किस तरीके से बगावत की थी और देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार भी बना ली थी। 3 दिन ही सरकार चली, उसके बाद वो वापस लौटे एनसीपी के खेमे में और उसके बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की यह सरकार बनी है। लेकिन तभी से कई बार यह शक जताया जा रहा था कि यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। माना जा रहा है बीजेपी के सूत्रों के अनुसार कि इस मामले का उपयोग करके कहीं ना कहीं एनसीपी एक बार फिर बीजेपी की तरफ अपना रुख न कर दे, या फिर यह भी माना जा रहा है कि इस मामले का इस्तेमाल कर शिवसेना पर दबाव बनाया जाएगा और एनसीपी कांग्रेस का साथ छोड़कर शिवसेना एक बार फिर बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना लेगी। लेकिन दोनों ही मामलों में फिलहाल कोई तथ्य नजर नहीं आता, क्योंकि अगर महाराष्ट्र की सरकार गिरनी है तो पूरी की पूरी पार्टी को शिफ्ट होना पड़ेगा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश या कर्नाटक में विधायकों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली थी, उस तरीके से वो नहीं बन पाएगी, क्योंकि आंकड़ों का गणित इसके लिए इजाजत नहीं देता। और इसीलिए आपके पास 40 के ऊपर विधायक होने चाहिए और वो तभी हो पाएंगे जब किसी एक पार्टी का समर्थन इस सरकार से हट जाएगा और वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पास जाने के लिए तैयार हो जाएगी। अब इसीलिए अजीत पवार की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में आदित्य ठाकरे पर निशाना साधा गया था और इसीलिए माना जा रहा है कि सीबीआई के पास जांच जाने के बाद कहीं शिवसेना के नेताओं को या शिवसेना को इसमें लाने की कोशिश तो नहीं की जाएगी और इसीलिए सरकार की सुरक्षा को लेकर, सरकार की स्थिरता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति में क्या यह सरकार गिरना पॉसिबल है? क्या यह सरकार गिरना हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में यह सरकार गिर पाएगी? तो फिलहाल की स्थिति में यह सरकार गिरना नामुमकिन है, लेकिन आगे चलकर राजनीति किस तरीके से मोड़ लेती है वो देखना काफी दिलचस्प होगा। जब तक शरद पवार इस सरकार के साथ खड़े हैं तब तक यह सरकार नहीं गिर सकती।